whenever forest was started, forest सब तो ज़्यादा मैं पहले भी थोड़ा दस्या I told you कि it was hunting, poaching बहुत होती थी, ठीक है, hunting होती थी, poaching होती थी. उसके अलावा human और animal conflict जो तुम्हारा मेन टॉपिक है, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वो चीज़ क्या थी? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. सबसे पहली चीज़ ये थी कि ह्यूमन हैबिटेशन कहाँ स्टार्ट हुई, लोगों ने अपने घर कहाँ बनाने शुरू कर दिए? फॉरेस्ट एरिया पे. अब फॉरेस्ट एरिया के आसपास ट्राइबल कम्युनिटी, कल हमने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था. ट्राइबल कम्युनिटी मोस्टली जो वहाँ रहती थी वो हंटिंग कम करते थे, पर वो उनका पेड़ पौधों से बहुत लगाव. अब ह्यूमन एरिया में टाइगर का आना या टाइगर एरिया में ह्यूमन का आना, ठीक है ना. घर आने जाने वाली बात कर लो, आपके घर में कोई बाहर से पर्सन आ जाए, क्या करोगे? चलो गेस्ट आए बात और है, ऐसे ही कोई घुसा है तो नेचुरली क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, ठीक है. सेम वे हम उनकी हैबिटेट में चले गए तो वो तो आगे से करेंगे. अब ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है किलिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. बेटे वो लाइफ बंद करो, ठीक है. क्या हुआ था? टाइगर अपने आप किल नहीं करता. जब तक आप कई बार देखा नहीं कई मूवीज में कि भी एलिफेंट को पत्थर मारा तो एलिफेंट ने हमला किया, ये होता है. जब तक आप एनिमल को छेड़ोगे नहीं वो पागल नहीं बैठा कि वो आप पर हमला करेगा. घरों के आसपास कितनी स्ट्रे डॉग्स होते हैं जिनको आप रोटी का डालते हो, बिस्किट बिस्किट डालते हो. मैं तो दुकान से सामान खोल खोल के खिलाती रहती हूँ, ठीक है ना. तो बात ये होती है कि जब तक, अब वो आपने देखा डॉगीज पूंछ पाँछ हिलाते हैं, घूमते रहते हैं आसपास, पर वो आपके आसपास वैसे ही घूमते हैं. दे स्टार्ट हैविंग गुड रिलेशनशिप विद यू, प्यार करने लग पड़ते हैं आपको. पर अगर आप मारोगे तो वो कितनी देर आपकी मार खा लेगा. सेम वे ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट क्या था? किलिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. टाइगर यूजुअली डज नॉट किल लाइफ स्टॉक, अपने आप नहीं वो हमला करता, ठीक है. कब होती है? व्हेन लाइफ स्टॉक एंटर्स प्रोटेक्टेड एरिया इनसाइड द विलेज. जो प्रोटेक्टेड एरिया बना है टाइगर वाला, ठीक है ना, जो उनका एरिया है, जब उसमें आप जाओगे, घुसोगे, उसको उसका हाय हेलो करोगे तो फिर वो भी हाय हेलो करेगा, ठीक है ना. हाँ बिल्कुल. विच आर क्लोजर टू प्रोटेक्टेड एरिया. कहीं मैंने आपको बताया था ना, जंगल पहले डिवाइडेड होता, दिस इज प्रोटेक्टेड एरिया, दिस इज वाइल्ड लाइफ एरिया, दिस इज रिजर्व्ड एरिया. सो व्हेन द लाइफ स्टॉक एंटर्स that area which is protected, then only the tiger will harm you, otherwise tiger will not harm you. अब हम यहाँ आज भी टाइगर्स जंगलों में है, अगर हम जंगल में जाकर उसकी पूंछ खींचेंगे तो फिर वो भी आगे से लाफा मारेगा ना, ठीक है ना. सो एक्सीडेंटल किलिंग्स ऑफ ह्यूमन. टाइगर रेयरली अटैक्स ह्यूमन, बहुत कम में भी टाइगर अटैक करता है ह्यूमन को. एक्सीडेंटल किलिंग और मॉलिंग अकर्स व्हेन एंग्री मॉब अटैक्स टाइगर. तभी होता है जब कोई एंग्री मॉब मीन्स क्राउड. कई बार होता है ये कि हम जू में गए हैं, ठीक है, हम पत्थर वत्थर मार रहे हैं, पॉपकॉर्न फेंक रहे हैं, कि हमें होता है बीच में जाली लगी, सपोज ना हो, फिर पत्थर मारोगे तो फिर वो भी फिर आपको आगे से पत्थर का जवाब तो देगा ना, ठीक है ना. ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स विद ह्यूमन. अनएक्सपेक्टेड होता है, हम एक्सपेक्ट थोड़ी करते हैं कि हमें टाइगर से आज मुलाकात होगी, ठीक है ना. सो अनएक्सपेक्टेड व्हेन एंग्री मॉब, जो गुस्से में भीड़ गई है, वो उसको करने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी अपने हमला अपने बचाव में करते हैं, ठीक है. क्लियर. नाउ मैन ईटिंग बिहेवियर. मैन ईटिंग क्या होता है? बिहेवियर क्या होता है उनका? होता सच ये है, कोई भी जानवर शिकार कब करता है? आप लोग खाना कब खाते हो? जब आपको भूख लगी होती है. बेमतलब में खिला काम नहीं, खा ले काम नहीं, क्यों खाएगी? जब तक उसको भूख नहीं लगी, शी विल नॉट ईट. In the morning she will have breakfast when she is hungry. ठीक है. रात को आप लोग खाना भी तब खाते हैं आपको भूख लगती है. जाती कहती मम्मी कहती खाना खा लो, नहीं मम्मी अभी भूख लगी, ठीक है ना. सेम वे वो भी तभी खाना खाते हैं जब भूख लगी होती है, अदरवाइज वो नहीं खाते हैं, ठीक है. अब मैन ईटिंग बिहेवियर टाइगर का क्यों होता है? परसिस्ट तब होता है, सुंदरबन डेल्टा जो है जगह, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पर ह्यूमन डेड बॉडीज हो वहाँ. उसके अलावा जानवर की खासियत होती है, उसके दांतों को जब खून लग जाए तभी होता है. जब उसको आदत पड़ जाए ना इंसान की, तब वो बात आ रहा है. अदरवाइज वो हमेशा जंगली जानवर खाते. उनकी यूजुअली उनकी जैसे हमारी डाइट में कई बार डॉक्टर्स कहते हैं प्रोटीन की मात्रा आपकी कम आ रही है, प्रोटीन बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट. उनकी डाइट में, ह्यूमन तो डाइट है नहीं,
ठीक है ना, उनकी डाइट तो अलग, डाइट चार्ट उनका बिल्कुल अलग है, पर वो ह्यूमन को डाइट तब बनाते हैं जब उनको एक बार शिकार कर ले और उनके दांतों को ह्यूमन की आदत लग जाए, तब वो बार बार फिर उसी चीज़ की तलाश में होते हैं। ठीक है, जानवर और इंसान में नहीं होता। नाउ फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर ऑफर्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। क्या होना चाहिए? कैप्चर एंड रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम टाइगर्स। जहाँ पे हो ना कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक एरिया, पहली बात है जहाँ आपको हो कि प्रॉब्लमेटिक एरिया है, प्रॉब्लम है यहाँ पे टाइगर्स आते हैं, वहाँ जाना क्यों? पहली चीज ये कि खुद ही क्यों पंगा लेना, व्हाई यू वांट टू एंटर दैट प्लेस विच इज प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ पे पहले ये कि बी वेयर दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ पे चढ़ाई करना क्यों जाना? ठीक है, कैप्चर एंड रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम टाइगर। वो टाइगर्स जो ज्यादा बार बार आ रहे, कई बार होता नहीं कि कई एरियाज जो है वो जंगल के आसपास बसे, यहाँ भी जानवर बार बार आ रहा है और शिकार कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले कि उस एरिया में अगर प्रॉब्लमेटिक टाइगर है उसको कैप्चर करो, उसको पकड़ो, खुद ना जाके पकड़ना कि मैडम ने कहा था टाइगर को पकड़ना नहीं। ठीक है, आपके पास फॉरेस्ट अथॉरिटीज के नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर है उनका 1961 कुछ ऐसे ही, वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाए, वो आकर टाइगर प्रॉब्लम टाइगर को पकड़े। उसके बाद क्रिएशन ऑफ फेंसिंग ऑन अवर्स कंडीशन टू स्टॉप एंट्री ऑफ टाइगर इन ह्यूमन सेटलमेंट। वहाँ पर अगर कोई एरिया, कोई बस्ती, कोई गांव उस एरिया के आसपास है, कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे है जहाँ पे टाइगर्स हैं, उस जंगल के आसपास है, वहाँ पे फेंसिंग और बाउंड्री बना दी जाए ताकि ना ये वाली पॉपुलेशन उधर जा सके ना वो इधर आ सके। ठीक है, प्रॉपर फेंसिंग या प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए। उसके अलावा टाइमली पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू फैमिलीज। हाँ, जो फैमिलीज जिनका नुकसान हुआ है, जो टाइगर की भेंट चढ़ चुके हैं, उनको टाइमली कॉम्पनसेशन दो, उनको टाइमली, उनकी गवर्नमेंट सरकार को चाहिए उनकी मदद करें। रीलोकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम एरिया विच आर अ पार्ट ऑफ टाइगर कॉरिडोर। हाँ, कॉरिडोर वगैरह वो तो बना दिया, फेंसिंग फुंसिंग कर दी, पर कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि वो पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन को कहीं और सेटल करे। ठीक है ना, वो तो हमें तो पता है कि वी डू नॉट एंटर दिस एरिया, टाइगर को तो नहीं पढ़ना आता ना कौन से एरिया में आना है कौन से में नहीं। ठीक है ना, उसने तो कोई स्कूल कॉलेज अटेंड नहीं किया कि पढ़ने के लिए कि हाँ भाई इधर लिखा डू नॉट एंटर दिस एरिया, यहाँ ह्यूमन है। ठीक है, तो बेस्ट क्या है कि सरकार को क्या चाहिए कि इंसानों को उस जगह से कहीं और सेटलमेंट उनकी की जाए। नाउ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, सेम वे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट भी जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ह्यूमन फर्टिलिटीज। 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन्होंने क्या बताया था, 400 पीपल वर किल्ड इन एलिफेंट रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट एंड सम 5 लाख फैमिलीज गॉट अफेक्टेड ड्यू टू डैमेज ऑफ देयर क्रॉप्स। हाँ, कई बार होता है कि हाथी जो होते हैं, पहली बात ये है कि हाथियों पर भी लोग पत्थर पत्थर मारते हैं तभी वो अटैक करते हैं। दूसरी चीज़, हाथियों ने आके सारी की सारी फसल नष्ट कर दी। कई एलिफेंट्स जो पागल वागल हो जाते हैं, भागते भागते आते सारी फसलें नष्ट कर देते हैं, वो भी नुकसान हुआ है। ठीक है, अराउंड 100 एलिफेंट्स वर ऑल्सो किल्ड इन रेटेड अटैक बाय फार्मर्स। हाँ, जब हाथी हमला करते हैं, फार्मर्स भी उन पर फिर आगे से काउंटर अटैक करते हैं, तो कितने बार एलिफेंट भी मारा जाता है। In Karnataka itself, which has high density of elephants, 91 people were killed and 101 elephants died. हाँ, 91 elephants. कर्नाटका एक ऐसी जगह जहाँ पे एलिफेंट्स को बहुत महान माना जाता है, पूजा जाता है। जो हमारा बैंगलोर वाला घर है, हमने इतनी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं एलिफेंट की, बिकॉज इसको जैसे गऊ हमारी माता है वैसे ही हम लोग एलिफेंट को बहुत मानते हैं। कर्नाटका के लिए एलिफेंट बहुत मेन चीज़ है। सैंडलवुड के इतने छोटे छोटे एलिफेंट्स हैं, हमने रखे हैं, सजा के रखे हैं। बचपन में खेलते भी होते थे, उसके बाद हम लूडो और चेस खेलते हैं, मोस्टली आज भी सजा के रखे हैं। अब पता नहीं वो असली सैंडलवुड है या नकली है, इतनी सेम मेरे को तो वो लकड़ी लगती है, उसी के ऊपर परफ्यूम लगा खरीदा होगा, पता नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे आज भी याद है मैंने वो 10 पैसे का खरीदा था बेटे, 1978 में 10 पैसे की बहुत बड़ी कीमत थी। ठीक है, मेरी पॉकेट मनी 2 रुपए थी, एंड आई यूज्ड टू, मैं ऐसे करती गौतम कहना था 2 रुपए, अब मेरे बल्लो 2 रुपए। ठीक है,
नाउ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कब होता है कंजर्वेशन पर? जब वही चीज बाउंड्री ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया शुड बी डिटरमिन्ड। बाउंड्री ह्यूमन सेटलमेंट को अलग होनी चाहिए, ह्यूमन सेटलमेंट शुड बी अवे फ्रॉम, ये देखो पिक्चर देखो, रेलोकेटेड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। कॉरिडोर वही वाली बात आ गई, जहाँ पे एलिफेंट है उनसे दूर रहो थोड़ा। ह्यूमन सेटलमेंट शुड बी अवे फ्रॉम दैट एरिया, स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ टाइगर या प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ एलिफेंट्स। रेजिडेंट्स ऑफ विलेजेस शुड बी क्रिएट बाउंड्रीज, ठीक है। अब देखो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एलिफेंट, वो देखो खेतों में घुसा है ना, सही है। ये पक्का कर्नाटका का कोई एरिया है। नाउ नेक्स्ट इज कि हम लोग अपना वेस्ट गार्बेज कैसे हम लोग रिमूवल ऑफ वेस्टेज। सॉलिड वेस्ट, वेस्ट दो तीन तरह का होता है, सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज जो होता है, अदर वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कलेक्ट करते हैं, गार्बेज जो कि फूड वेस्ट होता है, रबिश, ट्रैश और नॉन कंबल्सेबल, ये अलग अलग तरह का होता है। कई बार होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, म्यूनिसिपल की लॉरीज बड़े आपके घरों से कलेक्ट करके लेके जाते हैं, ठीक है। एक कोई जगह है जो बड़ा सा डंपिंग यार्ड होता है, वहां पे सारा इकट्ठा किया होता है और वो इट इज इन हीप्स एंड टन्स। व्हाट इज हीप्स एंड टन्स? जैसे समझ लो माउंटेन, पहाड़ है वहां पर कचरे के, और वहां से इतनी बुरी स्मेल आती है कि पूछो मत, ठीक है। अब वहां पर सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। तो जो वेस्ट कलेक्शन होता है सॉलिड अलग होता है, ठीक है, गार्बेज अलग होता है, उसके अलावा ट्रैश अलग होता है, ह्यूमन अलग होता है जो ह्यूमन के घरों से लिया जाता है, ह्यूमन बींग्स के घरों से अलग, जैसे कि गार्बेज, फूड वेस्ट, ये अलग अलग होता है। अब सॉलिड वेस्ट किस तरह से क्लासिफाई होता है? ऑल सॉलिड वेस्ट जो है दो तरह से होता है। सॉलिड मटेरियल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूजलेस ही समझते हैं कि ये जो यूजलेस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वही वेस्ट होता है। रिफ्यूज इज अनदर टर्म डिस्क्राइब्ड एज सॉलिड वेस्ट मटेरियल, बट सॉलिड वेस्ट इज अ प्रेफर्ड टर्म। रिफ्यूज भी बोल सकते हैं और सॉलिड वेस्ट भी, बट सॉलिड वेस्ट एक बेटर टर्म है फॉर वेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। अब दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक होता है नॉन हैजार्डस जो इतना खतरनाक नहीं होता, एक होता है हैजार्डस जो बहुत खतरनाक होता है। नॉन हैजार्डस जो होता है वो म्यूनिसिपल, वही जो मैंने आपको बताया था, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अदर वेस्ट, जो कि फिगर आपने ऊपर देखिए, फोटो देखिए। अब क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं? गार्बेज इज कंपोज्ड ऑफ फूड वेस्ट which could be easily decomposed by microbes and converted to compost। जो गार्बेज होता है वो एक ऐसा वेस्ट होता है जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू माइक्रोब्स, अलग अलग माइक्रोब्स बन जाते हैं, फूड पार्टिकल्स में से अलग अलग। हम कहते हैं ना खाने में से जी स्मेल आ रही, फेंक दी कचरे में से स्मेल, वो अंदर ही अंदर अपने आप वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। रबिश इज सॉलिड वेस्ट विच कैनॉट बी इजिली डिजेनरेटेड बाय माइक्रोबल। रबिश एक ऐसा वेस्ट होता है जो इजीली डिजेनरेट नहीं होता, पर मोस्टली जो खाने के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होना शुरू कर देते हैं। रबिश इज कंपोज्ड ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल कॉल्ड ट्रैश, इसको हम ट्रैश बोलते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल हो जाता है जो ट्रैश, और नॉन कंबस्टिबल सॉलिड वेस्ट। ट्रैश कैन बी डिस्पोज्ड बाय कंबशन ऑफ इंक्रीमेटर्स। अब कैसे होता है? जो अदर वेस्ट होता है वो क्या होता है? ये म्यूनिसिपल वाले इकट्ठा करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और डेमोलेशन कंस्ट्रक्शन साइट से इकट्ठा किया जाता है। इंडस्ट्रियल नॉन हैजार्डियस वेस्ट जो इंडस्ट्री का होता है, जो कि नॉन हैजार्डियस। इंडस्ट्री से भी दो तरह का वेस्ट निकलता है। हैजार्डियस वो कौन सा होता है? हैजार्डियस मतलब खतरनाक कौन सा? केमिकल्स, डाइज, ठीक है, खतरनाक ब्लेड्स, कुछ भी। एग्रीकल्चर वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, वीड्स, वीड क्या होती है? जो निकाली जाती है फसल, वीड जो खराब फसल, ठीक है। ट्रीज का ट्रैश, गार्बेज, वो सब। म्यूनिसिपल स्लज जो मैंने आपको बताया था, ढेर कचरे का, एंटीबॉडीज का ही। ट्रीज एंड बुशेस कमिंग फ्रॉम लैंड यूज चेंज, ट्रीज, बुशेस,
अब जहाँ जहाँ पे पेड़ों की कटाई होती है, कई बार पेड़ जो बिल्कुल सूख जाते हैं, जिन पे कीड़ा लगता है वो वाला काट देते हैं, वो वाला ट्रैश। जिन पे कई बार होता है ना कि दीमक लग गई जी, ये टहनियाँ काट दो, ठीक है, पेड़ काट दो दीमक, क्योंकि फिर वो दीमक फैल जाती है। सो बेस्ट चीज़ की उतनी चीज़ काट दो, सूख गया, जो जड़ से निकल गया, उस पर दीमक लग गई है, उसको निकाल देते हैं। सो दैट टाइप ऑफ वेस्ट। अब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज ओनली 2% ऑफ टोटल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट इज ओनली 2%, जो टोटल सॉलिड वेस्ट है उसमें से सिर्फ 2% है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जनरेटेड इन अ कंट्री ऑफ 98% दूसरी वेस्ट है। बाकी सारी हाउस होल्ड वेस्ट भी होती है। अब ये देखो, एक जलंधर का एग्जाम्पल दिया है, ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है ना, माउंटेन्स ऑफ गार्बेज, ठीक है। ये सारा वेस्ट जो है इट इज इन एनर्जी प्लांट में कन्वर्ट किया चला जाता है, अपोज बाय लोकल रेजिडेंट। अब लोकल रेजिडेंट्स आसपास, लोकेलिटी के आसपास ये देखो ढेर लगा हुआ है, यू कैन सी दिस, ठीक है। अब केस क्या था, जलंधर में टोटल इतना ज्यादा सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होता है, और कहां से इकट्ठा हो रहा है, ये वहां पे एक जगह है जिसका नाम इधर दिया था, ऑल वेस्ट इज डम्प्ड इनटू, हाँ, वरीना लैंडफिल। और ये वरीना कहाँ पे है, ये एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, गरीब बस्ती, जो अपोज नहीं कर सकते। हमारे घर के आसपास ये इतना ढेर लगा सकते हैं, करेंगे हिम्मत नहीं। जो बिल्कुल ही झुग्गी झोंपड़ी वाली जगह है ना, वहाँ के आसपास बनाया, जिसको मरीना जगह नाम है, उस जगह मरीना, सॉरी, वहाँ पर ये लगा हुआ है। अब वहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो भी कंटेमिनेट हो गया, क्योंकि वहाँ पे लोग नलके से पानी लेते थे। अब जहाँ पे ये देखो कितना ढेर है कचरे का, अब यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि वहाँ से लोग पानी लेते थे, पीने वाला पानी। सो ग्राउंड वाटर हैज बीन कंटेमिनेट ड्यू टू लैंडफिल। इसको लैंडफिल बोलते हैं, जहाँ पे कचरा फेंका जाता है ना, उस लैंड को लैंडफिल बोलते हैं, जहाँ पे कचरा फेंका जाता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ पुअर रेजिडेंट्स, मैंने पहले बोल रहा ना कि वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, पुअर रेजिडेंट, मोस्टली माइग्रेंट वर्कर्स, जो मैंने आपको बात बताई, माइग्रेंट वर्कर, लेबर का, जो लेबर का काम करते हैं, लिविंग अराउंड वरीना, उस वरीना के आसपास जो कि लेबर का काम करने वाले लोग हैं वो रहते हैं। सफरिंग फ्रॉम वाटरबॉर्न डिजीजेस, कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, ठीक है। अब यहाँ पे मच्छर भी होंगे, मलेरिया, टाइफाइड, ऐसी ऐसी बीमारियां इनको हो जाती हैं। उसके अलावा सिटीजन्स ने जलंधर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला भी कई बार कि भी यहाँ से हटाओ, पर ये देख लो कितना ज़्यादा है। अब प्रपोज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट प्रपोज बाय लोकल गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे वाटर पोल्यूशन हुआ पड़ा है, डिजीजेस लाइक टाइफाइड, मलेरिया। एक और पोल्यूशन यहाँ हुआ है, एयर पोल्यूशन, वो कैसे भूल गए, एयर पोल्यूशन क्यों, इतना गार्बेज सोच के देखो, ठीक है। तो यहाँ सारा एयर में जा रहा है, ऊपर से जब हवा चलती है, समझ जाओ, ठीक है। द कंबशन ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट्स टॉक्सिक पार्टिकुलर्स एंड वॉयलेट्स विच कैन एस्केप द फ्लू गैस, क्रैकर गैस भी बनती होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पूरी एयर कंटेमिनेट हो जाती होगी। सो ऑल दिस हैपेंस इन दैट एरिया। नेक्स्ट इज माइनिंग वेस्ट। हमने पहले भी एक बार इस टॉपिक को पढ़ा था कि माइनिंग, जो एरिया जहाँ से माइनिंग होती है, खदानें जो होती है, ये देखो मिट्टी जा रही कितनी, मैसिव अर्थ रिमूवल एंड लेफ्ट ओवर जनरेशन इनटू माइनिंग, ठीक है, लेफ्ट ओवर रेजिड्यूज। अब जब माइनिंग होती, खुदाई होती है, जो सोने की, हीरे की, उसके अलावा कोल, मिनरल्स, आयरन और इन्हीं की खदानें होती हैं। जब खदानों में से खुदाई होकर जो असली चीज़ मिल गई, जो बाकी लैंडफिल बचा है, वो क्या है, वेस्ट है, ठीक है। उससे क्या होगा, ये देखो जा रहा है ट्रक के, ठीक है। लैंडफिल, जो बाकी का अर्थ का मटेरियल बचा है, कचरा जो बचा है, ठीक है। ऑब्टेन मिनरल्स, द सोसाइटी नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ एंड ओर रिमूविंग, माइनिंग एंड मिनरल्स, डिगिंग होल्स, इट इज डन बाय डिगिंग होल्स, ठीक है। उसके अलावा रिमूविंग ऑफ ओर्स, होल डिग करते हैं, ओर्स को रिमूव करते हैं, एंड पाइल अप टू लार्ज अमाउंट ऑफ लेफ्ट ओवर रेजिड्यूज,
जो बचे हुए रेजिड्यूज हैं, जो बचा हुआ मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्रिएट्स एनॉर्मस एस्थेटिक, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, एनर्जी प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, ठीक है, एनर्जी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसके अलावा आसपास की सारी जगह कंटेमिनेट हो जाती है, धूल मिट्टी उड़ के इधर उधर ही जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? लैंड पोल्यूशन, ठीक है। अब जो मिट्टी है, मिनरल्स उड़ के ऊपर जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन, ठीक है। और अगर ये सारा कुछ लैंडस्लाइड के थ्रू बारिश आ गई, बहकर पानी में आया, तो वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो मेटल्स वगैरह, जो इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर जनरेशन, फर्दर अमाउंट ऑफ वेस्ट। कैसे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल रिक्वायर्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी which has its own environmental impact. For some materials such as aluminium, cost of energy constitutes a major fraction of total cost of material, ठीक है। कई बार मटेरियल्स निकालने के लिए बहुत एनर्जी की यूज होती है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितने टन क्विंटल किलो जूल्स के हिसाब से एनर्जी, एक एल्यूमिनियम की शीट बनाने को 1000 किलो जूल्स लगते हैं ऑफ एनर्जी। मैंने तो एक शीट की बात की, कितनी एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होती है। हमने जी एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना है। उसके अलावा एल्यूमिनियम की जगह एक और होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, स्टील। एक स्टील की शीट बनाने के लिए 99 जूल्स भी लग सकते हैं। मैंने तो एक शीट बोला। हम स्टील के, हमारे पास गिनती भी नहीं होगी घर में कितने बर्तन हैं, अनगिनत। एक घर की बात नहीं, करोड़ों घरों की बात है। बाकी स्टील हर जगह यूज़ होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं आजकल, मैंने नहीं इस साल दिवाली पे एल्यूमिनियम, मेरे को तो हमें क्या चाहिए, स्टील का कुकर खरीदते होता है। हमने भी यही किया है, सब करते हैं, ठीक है ना। होता है कि नहीं ये चीज़ घर में, स्टील के कुकर लेते हैं। गिफ्ट भी करना है, ना 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 ना, ना। इस बार हमें स्टील का कुकर गिफ्ट करना है, ठीक है ना। तो स्टील का हमने तो मतलब एक कुकर, कितनी ज़्यादा स्टील, कितना ज़्यादा एल्यूमिनियम, आयरन और उसके अलावा और कौन से मेटल्स हैं जो काम आते हैं, कॉपर, सल्फाइड, कितना कुछ है जो धरती में से निकलता है। और उतने ही किलो जूल्स एनर्जी लगती है। 1000 किलो जूल्स कन्वर्टेड टू 6000 मोर, कितना हुआ? फिर से ब्रेक कर करके सिखाओ। 1000 किलो जूल्स, ठीक है, इंटू 6000 मोर किलो जूल्स, 32 के अब रेशो पहुंचेगी। कन्वर्ट करो उनको, डिवाइडेड बाय 100। मेंटल मैथ्स में ठीक है। 32 किलो जूल्स के, 32,000 किलो जूल्स के अबव जाती है, 36 तक पहुंचती है। मैं यूज करती हूँ, ठीक है। 37,000 किलो जूल्स के आसपास पहुंचती है पूरी एक बड़ी सी स्टील को कन्वर्ट करनी। और अगर उस धातु को पिघलाकर नेक्स्ट धातु बनाना हो, फिर सेम इज विद गोल्ड, सेम इज विद डायमंड, सेम इज विद सिल्वर, ठीक है। धनतेरस आ रहा है, चाहे इतनी सी चीज ही ले लो जी, होता है कि नहीं, बस। सो उससे क्या होता है, वेस्ट कितना इकट्ठा होता है। अब नाउ सी amount of ore needed and waste generated in generation. Now metal, aluminium, copper, ferrous, nickel, which are aluminium, copper, ferrous and nickel. Average grade mineral 23, ore 43.5 produced, 100 किलो प्रोड्यूस किया, रेजिड्यूल बचा हुआ 33.5 बचा है, ठीक है। पर इसका अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो बहुत। अब मोबाइल से करने के देखना, ठीक है। कॉपर, फेरस, निकल, अलग अलग कॉपर, अलग अलग धातु, देखो कितने प्रोडक्ट किसका कितना है। और जो रेजिड्यूल बचा कुचा, रेजिड्यूल इज ट्रैश, जो बच गया है, जो फेंकना है, डंप करना, वो ये, ठीक है। ये तो सिर्फ एक चीज का है। सोचो जब ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस हो, लैक्स क्वांटम्स में प्रोड्यूस अगर करना हो, तो कितना रेजिड्यूल बचेगा। और ये सारा रेजिड्यूल किस पर जा रहा है, अर्थ पे, लैंडफिल। और फिर कहाँ क्या क्या कंटेमिनेट हो रहा है, सारे साइकिल्स कंटेमिनेट होते हैं, एयर, वाटर, लैंड,
ठीक है। नाउ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमने कैसे मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो वेस्ट तो हमें पता लग गया कितने कितने तरह के, हाउ वी हैव टू मैनेज इट। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डील्स विद एस्पेक्ट्स ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट, सबसे पहले जनरेशन ऑफ वेस्ट, कहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, रिसाइकल मटेरियल, हम लोग कई बार कहते हैं आजकल तो ये भी चला हो गया, लैपटॉप रिसाइकल, मोबाइल रिसाइकल, हर चीज़ रिसाइकल, वैसे में हम लोग देते तो होली रिसाइकल बट स्टिल, ठीक है। उसके बाद होता है अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। नाउ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेटेड सॉलिड मटेरियल वेस्ट, कई तरह के स्टेप्स हैं, जैसे कि रिड्यूस टॉक्सिसिटी, इससे क्या होगा, टॉक्सिक मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा, लेस पैकेजिंग, पैकेजिंग लेस होगी, प्रोड्यूस रीयूज, मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, अच्छा ड्यूरेबल सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा जो ज़्यादा देर चलेगा, ऑन साइट मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग, वहाँ पर ही मल्चिंग और कंपोस्टिंग होगी जो आप आगे पढ़ोगे, एंड द फाइनल इज रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग में क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है मटेरियल, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, डिफरेंट सेक्शंस, आयरन अलग, ओर अलग, कॉपर अलग, निकल अलग, सल्फर अलग, हर एक चीज़ अलग अलग रिसाइकल होती है। यूज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल इन प्रोडक्ट्स, फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो रिसाइकल्ड मटेरियल में यूज होता है, और फिर उसकी कंपोस्टिंग होती है, फिर वो कंपोस्ट होता है। नेक्स्ट इज डिस्पोजल। डिस्पोजल में क्या होता है, कंबशन ऑफ एनर्जी रिकवरी, ठीक है, एनर्जी की रिकवरी। फिर लैंडफिल, लैंडफिल आपने पहले पढ़ा, लैंडफिल क्या होता है, जहाँ पे हम लोग सारा कुछ फेंकते हैं। देन इंक्रीनेशन विदाउट एनर्जी रिकवरी, कई बार हमें इंक्रीनेशन होता है विदाउट एनर्जी रिकवरी, रिकवरी नहीं होती। नाउ सोर्स रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग इज गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी इन अमंग ऑल सर्कमस्टांसेस। कैसे, अगर रिसाइकलिंग हम करेंगे तो क्या होगा, बेनिफिट्स क्या क्या हो जाते हैं। सबसे पहले इट रिड्यूसेस द वेस्ट विच विल बी बर्न्ड। रिसाइकलिंग का फर्स्ट बेनिफिट यही है कि दोबारा से वो प्रोडक्ट रिसाइकल होके यूज हो रहा है, नहीं तो क्या होना था, उसको जलाना था, जलाने के बाद क्या होना था, उससे क्या होना था, एयर पोल्यूशन, और जो बचा कुचा मटेरियल ऊपर से बारिश आ जाए, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन तो हो ही रहा है, और जिस लैंड पे जलाया जा रहा है उसके नीचे मिनरल्स होता है नष्ट हो रहे। सो सबसे पहली चीज़ यही है कि वेस्टेज जो है वो बच गई, वो वेस्टेज जो कि बर्न हो जाने की। उसके अलावा पोल्यूशन एसोसिएटेड विद माइनिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, पोल्यूशन उन चीज़ों से हुई थी, वो सारी पोल्यूशन बच गई। उसके अलावा इट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ प्रेशियस रिसोर्सेज, जो कीमती रिसोर्सेज हैं उनकी प्रेजर्वेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन। नाउ व्हाट इज दिस, ये होती है दिस डिजाइन विच टेक्स इनटू अकाउंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज ऑफ डिस्पोजल एंड प्रोडक्ट। उसको बाद में हम ग्रीन हाउस डिजाइन बोलते हैं, जो कि यूज्ड प्रोडक्ट से बनता है। ग्रीन प्रोडक्ट्स आर गेनिंग मोर, आजकल ग्रीन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। विद कंज्यूमर्स इज बिकमिंग मोर कंसर्न्ड अबाउट क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। क्यों ग्रीन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा यूजेज है, क्यों ज़्यादा ग्रीन प्रोडक्ट्स पे जोर दिया जा रहा है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी को सुधारने के लिए। हमने ओजोन पढ़ा था ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मफुल गैसेज आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हम ग्रीन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो वो भी इफेक्ट कम होगा। मटेरियल सिलेक्शन एंड रिडक्शन ऑफ मटेरियल, कई तरह का मटेरियल, फॉर एग्जांपल एलॉय, पॉलीथीन, हाई डिग्रेडेबल पॉलीथीन्स को रिड्यूस करके लो डिग्रेडेबल पॉलीथीन्स यूज हो रहे हैं। हाई एल्यूमिनियम को यूज की बजाय कुछ और यूज हो रहा है, जैसे कि मेटल और अलॉय, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, इन 1950 टेलीकम्युनिकेशन केबल्स वर मेड ऑफ कॉपर मेटल इंसुलेटेड विद लेड, एंड 80s हैवियर लेड वाज रिप्लेस्ड बाय लाइटर वंस। पहले कॉपर की वायर्स होती थी, कैन यू इमेजिन। अब अगर कॉपर की वायर्स हैं तो क्या होगा, पानी पड़ेगा, बारिश होएगी, क्या होगा,
खराब, रस्ट, और वो सारा कहाँ गिरेगा? ठीक है। उसके बाद उसको चेंज किया गया, replaced with lighter polythene and recently these being replaced with optical fiber cables. उसके बाद lighter polythenes में convert होगी और अब optical fiber, और अब तो cordless चला फिरता है, ठीक है। Optical fiber cables weigh 3% of old copper cables and just need 5% of energy. Optical cables में सिर्फ वो 3% रह गया, क्या चीज़? पुराने copper wires, और एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है? सिर्फ 5%। वरना हाई कॉपर वायर्स हो तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? यू कैन इमेजिन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन। प्रोडक्ट्स शुड बी डिजाइन विच आर ड्यूरेबल। प्रोडक्ट ऐसे बनने चाहिए जो ड्यूरेबल हो, रिलायबल हो, रीयूजेबल हो, रिपेयरेबल हो और रीमैन्युफैक्चरेबल हो, ठीक है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया था कि अगर कोई लैपटॉप बिगड़ जाए दोबारा वो रीयूज में आ सकता है, उसकी अगर बैटरी बूटरी चेंज कर दी जाए, ये नहीं कि उसको फेंक दिया जाए। तो रीयूजेबल, ठीक है, ड्यूरेबल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ताकि उसकी कोई गारंटी हो, वारंटी हो। आप जो भी चीज़ है तो सबसे पहले कहते हैं वारंटी कितनी देर की है, वारंटी कार्ड दो मेरे को, बोलते हो ना, ठीक है। रीयूजेबल, जो रीयूज हो सके, रिपेयरेबल, रिपेयर भी करवा सको उसको, वही चीज़ आप लेते हो। Material life extension. Green design requires almost every part of the product, whether vehicle or electronic gadget, should be recycled. In Europe, laws such as end of vehicle or ELV directive and waste electrical and electronic equipment चल रहा है। क्यों? ताकि बार बार हम recycled products को यूज कर सके। यहाँ पर तो हमें बड़ी शर्म महसूस होती है recycled product, पर वो लोग गर्व महसूस करते हैं रिसाइकल्ड प्रोडक्ट को यूज करें, क्योंकि वो क्या जिसमें बिलीव हो रहा है कि हम लोग एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। जितना आप रिसाइकल्ड प्रोडक्ट यूज कर लोगे, एनवायरनमेंट की बचत कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2060 also impose extended manufacturer responsible for recycling. मैन्युफैक्चरर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस चीज़ की? रिसाइकलिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। पर कभी तो उसकी लाइफ खत्म होगी इलेक्ट्रॉनिक, चाहे हमने रीयूज किया है, रिसाइकल किया है, उसके बाद उसको रीडिज़ाइन किया, पर कभी तो उसकी एंड होएगा, और तब भी मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि उसका डिस्पोजल कितने सेफ तरीके से हो, which should not be harming the environment. ठीक है। The law specify a minimum percentage of components to be recycled, including capping the amount of toxic substances used in their manufacture. ये चीज capping क्या होता है? कैप क्यों पहनते हैं? हार्मफुल रेडिएशन से, हीट से बचने के लिए। So कैपिंग ऑफ अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कि हमने टॉक्सिक सब्सटेंस को कैप कर देना है, खत्म कर देना है, रिमूव कर देना है, ये ढक देना है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, के मैन्युफैक्चरर जो है उसको कैपिंग करनी चाहिए किस चीज की? हार्मफुल, किस चीज की? टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, ठीक है ना। प्रोसेस मैनेजमेंट किस लिए कंसर्न होती है? कंसर्न विद इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन एनर्जी एंड मटेरियल यूटिलाइजेशन, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है? एफिशिएंट एनर्जी कितनी यूज हो रही है, उसके अलावा इसकी जो यूटिलाइजेशन है किसी प्रोडक्ट की, इसकी लाइफ कितनी है। तभी हम कहते हैं ना कि इसकी कितनी एफिशिएंट है। 5 स्टार वाला मटेरियल लोग कितने स्टार हैं, मोस्टली ऐसे करते हो ना, क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट होता है, एनर्जी सेव करता है। एनर्जी एफिशिएंसी कैन बी अचीव बाय इंक्रीजिंग पावर कंजम्पशन एफिशिएंटली ऑन इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज फॉर रनिंग रोबोटिक आर्म्स, कन्वेयर बेल्ट्स, ड्रिलिंग मशीन। ड्रिल मशीन में जो पार्ट्स लगेंगे, रोबोट्स में जो पार्ट लगेंगे, उसके अलावा कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? कई बार आपके किसी न किसी पार्ट में बेल्ट भी लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में वो वाली बेल्ट्स। तो वो किस टाइप की होंगी, कितनी वो एनर्जी को कंज्यूम करती है, वो आपकी व्हीकल की लाइफ को बढ़ाती है, कम करती है, वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में देखनी चाहिए। छोटे छोटे पार्ट भी होते हैं जो पूरी की पूरी मशीनरी को बिगाड़ सकते हैं या पूरी मशीनरी की लाइफ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो चीज़। कई बार कहते हैं नहीं मेरी बाइक जो बड़ा पेट्रोल पी रही है, अंदर से खोल के देखते हैं इसकी बेल्ट खराब है या क्या चीज़ है। मैंने पता नहीं कितनी बार ठीक कराती हूँ, पता
ठीक है। कई बार उसकी बेल्ट खराब होती, खुद ही रिपेयर करने की कोशिश करी थी, हुई नहीं, फिर उसकी बेल्ट उसके पास लेकर गई थी गैराज, मोटर गैराज वाले, उसने पूरी बेल्ट चेंज करी, उसके अंदर की ग्रीसिंग भी मेरे को आपकी करनी। ग्रीसिंग कई बार होते नहीं कि हमने कौन सी लुब्रिकेटेड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लुब्रिकेटर यूज़ कर रहे हैं, चेन जो चेन चून होती है, चेन में कितना लुब्रिकेशन यूज़ करना है, कितनी नहीं, कितने करते हो, 2.5 लीटर के हिसाब से करते हो कि 10 पर पहुँचते हो? मुझसे ज़्यादा मुझे पता, ठीक है। खुद भी कभी करके देखो, मशीन से पंगा लेकर देखा करो, मैं बहुत एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स could be made efficient by judicially deciding about packaging and mode of transportation। हाँ जी, ये लास्ट पॉइंट आपका कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं कि सामान लीक हो रहा है जी पहुँचा दो, तो नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी मेंटेन, किस लिए? रिसाइकलेबल मटेरियल जो होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम नीडेड फॉर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। शिपिंग बाय बोट इज चीपेस्ट, शिपिंग बोट्स के थ्रू शिपिंग कराई जाए वो सबसे चीपेस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन, एज पर किलोमीटर कॉस्ट विच इज फॉलोड बाय रेल, ट्रक एंड अदर थिंग्स। तो शिपिंग का जो होता है वो चार्जेस लेस होते हैं देन बाय रोड ट्रक ट्रैवल, क्योंकि पर किलोमीटर के हिसाब से जो आपकी जिस व्हीकल में आप ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हो वो कितनी एवरेज लेती है, वो चीज़ उतनी ट्रांसपोर्टेशन का आपको बिल बढ़ाता है, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस समझ आएगी।